अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। बच्चों, आज जो है बात करेंगे डिफॉर्मेशन के बारे में। और डिफॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इस्तेमाल होती हैं डिफॉर्मेशन को समझने के लिए, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि डिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है। देखो, मटेरियल साइंस के अंदर या हमारी फिज़िकल साइंस के अंदर डिफॉर्मेशन असल में मॉडिफिकेशन कहते हैं। दो चीज़ों के अंदर जो तब्दीली आ जाए, या तो किसी बॉडी की शेप चेंज हो जाए या तो किसी बॉडी का साइज़ चेंज हो जाए। ठीक है ना। मॉडिफिकेशन यानी कि चेंज होना किसी बॉडी के शेप में या साइज़ में, ड्यू टू दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। ड्यू टू अप्लाइड फोर्सेस या ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। डिफॉर्मेशन से मुराद बड़ी सिंपल सी है। अगर हम किसी बॉडी की शक्ल बदल दें या उस बॉडी का साइज़ बदल दें, साइज़ बढ़ा दें, कम कर दें, शक्ल को बदल दें, और ऐसा करने के लिए हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं। या तो वो किसी अप्लाइड फोर्स की वजह से हो, हम उस पर ताकत लगा रहे हों और उसकी शक्ल बदल रही हो, या फिर हम टेम्परेचर को चेंज करके उसकी शक्ल के अंदर तब्दीली ले आएँ, पिघला दें, या जो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है, बेसिकली उसे डिफॉर्मेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे डिफॉर्मेशन आप देखो कि अगर हम एक लोड डाल देते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो बेंड हो जाता है। तो ये जो इसका बेंड होना है, दरअसल ये किसको शो करता है? ये शो करता है डिफॉर्मेशन को। इसी तरीके से अगर हम एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम जिसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक बर्फ़ का टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो बर्फ़ जो है वो पिघलती है, उसकी शक्ल बदलती है, और ये जो मॉडिफिकेशन आ रही है, शक्ल बदल रही है, बेसिकली ये चेंज इन टेम्परेचर की वजह से पर कहलाती डिफॉर्मेशन ही है। इसी के साथ साथ अगर हम एक और एग्जांपल देखें, तो हम जो है वो किसी मेटल के पीस को भी बेंड करवा सकते हैं ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मशीन की जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से मेटल जो है वो बेंड हो रहा है, तो ये भी एक्चुअली शामिल होता है डिफॉर्मेशन में। तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि अगर हम किसी बॉडी के टेम्परेचर को बदल दें या उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें जिसकी वजह से उसकी शक्ल बदले या उसका साइज़ बदले, फैले, सिकुड़ जाए या बेंड हो जाए, शक्ल बदले या साइज़ बदले, तो इसे डिफॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स लाजमी तौर पे याद रखनी है। हम एक रबर बैंड को जब स्ट्रेच करते हैं तो एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है। हम एक मेटल ड्रिंक का जो वो है कैन है, हम उसको स्क्विश करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है वो एक मेटल बार को बेंड करते हैं और फिर जो है वो वापस नहीं आ पाता, लेकिन हम जब बेंड कर देते हैं तो बेसिकली वो डिफॉर्मेशन को जाहिर करता है। डिफॉर्मेशन से बड़ा सिंपल सी मुराद हमने ले ली कि जब भी किसी बॉडी की शेप के अंदर चेंज आ जाए या साइज़ के अंदर चेंज आ जाए ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या टेम्परेचर। और आखिर में एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम एक पीस ऑफ चॉक को ब्रेक कर देते हैं, तो वो भी दरअसल डिफॉर्मेशन के अंदर आता है। सही है। अब डिफॉर्मेशन क्यों आता है एक डायमेंशन के अंदर, वन डायमेंशन के अंदर, एक एक्सिस के अंदर? उसके लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, फिर उनका रिलेशन भी निकालेंगे, और वो कहलाता है स्ट्रेस। ये नाम यकीनन आप लोगों ने सुना होगा स्ट्रेस का, और स्टूडेंट्स जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब उनका रिज़ल्ट आने वाला होता है। लेकिन बेसिकली मटेरियल साइंस में या फिज़िकल साइंस में स्ट्रेस से क्या मुराद होती है? फिज़िक्स के अंदर स्ट्रेस को डिफ़ाइन करते हैं, ये वो फोर्स है जो कि एग्जर्ट होती है यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस पर। मतलब है तो ये फोर्स ही, लेकिन ये फोर्स का वो अमाउंट है जो कि यूनिट एरिया के ऊपर एक्ट करे। मीटर स्क्वायर के ऊपर एक्ट करे, सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर एक्ट करे, इंच स्क्वायर के ऊपर, यानी कि पर्टिकुलर एरिया पर, यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। और बेसिकली ये क्या डिफाइन करती है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताती है जो कि कॉज कर रही है डिफॉर्मेशन को। भाई, हमने अभी डिस्कस करा डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन में कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, तो वो जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं ना, बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड को हम स्ट्रेस के तौर पे नापते हैं, बिकॉज स्ट्रेस इज़ मच मोर सिग्निफिकेंट देन द फोर्स। वही मैं आपको आगे एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा। सही ना। तो जो फोर्स डिफॉर्मेशन लेकर आती है बेसिकली उसे स्ट्रेस कहते हैं। और उसको नापते कैसे हैं? उसको नापने का बड़ा आसान सा तरीका है कि कितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, फॉर्मूला देखो इसका, इसी डेफिनेशन से बनेगा। फोर्स एग्जर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस, यानी कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है पर यूनिट एरिया। एफ आपको पता है शो कर रहा है फोर्स को, ए शो करता है एरिया को, और ये जो है बेसिकली सिग्मा, वो असल में स्ट्रेस का सिंबल है। तो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। ठीक है।
और फिर इसी को देख के इसका यूनिट बना सकते हो आप बड़ी आसानी के साथ। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका यूनिट बन सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला और यूनिट। अब ज़रा बात को समझते हैं कि स्ट्रेस पे हम पर यूनिट एरिया को ही क्यों कह रहे हैं कि डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। भाई मिसाल के तौर पे एक लड़की है जो कि एक हाई हील पहनी हुई है, ठीक है, और उसने एक टाइल के ऊपर या एक सॉफ्ट ज़मीन के ऊपर वज़न रखा हुआ है, यानी कि उसके ऊपर मौजूद है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका चाहे जितना ही मास क्यों ना हो, वो मास एक्चुअली बहुत ही कम एरिया के ऊपर एक्ट कर रहा है। थोड़ा सा इधर एक्ट कर रहा है या थोड़ा सा आप देख लें तो इधर एक्ट कर रहा है। तो क्योंकि कम एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। जबकि अगर एक लड़का जिसका वज़न लड़की के लिहाज से ज़्यादा भी है, तब भी अगर वो जो है वो इस सरफेस के ऊपर अपना पैर रखता है, तो आप इस बात को ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसका जो वेट होगा वो इतने बड़े एरिया के अंदर डिवाइड होगा, इतना बड़ा एरिया होगा जिसमें वो डिवाइड होगा। तो अभी मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई स्ट्रेस की। स्ट्रेस के मुताबिक ये रेशो होता है फोर्स और एरिया का। जिससे क्या साबित हुआ? जिससे साबित ये हुआ कि एरिया ज़्यादा तो स्ट्रेस कम। तो यहाँ पे क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम होगा, और यहाँ पर एरिया, यहाँ पे आप देखोगे तो एरिया कम है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप जूते पहन के रेत के ऊपर चलते हैं तो शायद आप आसानी के साथ चल लें, लेकिन अगर आपने हील पहने हैं और आप सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर चलने की कोशिश करती हैं, तो वो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका पैर ज़मीन में ज़्यादा धंसेगा ड्यू टू हाई स्ट्रेस। सही ना। तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा आएगी सैंड के अंदर अगर आपने हील्स पहनी है एज़ कम्पेयर टू शूज़। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे आप एक डल ब्लेड से आप जो है वो फूड को कट करते हैं, ठीक है, जिसमें धार नहीं लगी हुई, आप कोई भी एक जो है वो ब्लेड है जो कि डल है, उसमें धार नहीं है, तो आप देखेंगे तो आपको जो है ना वो सही तरीके से कटेगा नहीं, जो शेप है उसके अंदर सही से चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वही एक शार्प ब्लेड है तो आप देखेंगे बड़े क्लियरली जो है वो आप कट कर सकते हैं फूड को। वजह क्या हुई बताओ? जो भी हमारे पास शार्प ब्लेड होता है ना, उसका ये वाला एरिया कम हो जाता है, और जो डल ब्लेड होता है उसका ये वाला एरिया ज़्यादा होता है। और अभी हमने क्या सीखा स्ट्रेस की डेफिनेशन के मुताबिक? यहाँ पर एरिया कम है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस ज़्यादा हो गया। स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो कटिंग आसान हो गई। जबकि डल नाइफ में क्या हुआ? डल नाइफ के अंदर अगर आप देखें तो एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा तो स्ट्रेस कम। इसी वजह से जब हम फूड को कट करते हैं शार्प नाइफ से, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इजीली कट हो जाता है, और डल नाइफ में एरिया ज़्यादा, स्ट्रेस कम, तो डीफॉर्मेशन उतनी आसानी से या उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाती। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। स्ट्रेस से मुराद है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है कि कितना डिफॉर्मेशन आने वाला है, बट वो मेनली डिपेंड करता है एरिया पर। एरिया कम तो स्ट्रेस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो स्ट्रेस कम। ठीक है, बाकी फोर्स तो इक्वली रहती है। अब आप समझ गए। अब स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैसे नापें? उसको नापने का हमारे पास एक तरीक़ेकार है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। जो हमने स्ट्रेस अप्लाई करा है उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, अब डिफॉर्मेशन ज़्यादा आएगा कि कम आएगा वो हमें स्ट्रेन बताएगा। स्ट्रेन क्या है? मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल डिफॉर्म्स। कोई मटेरियल कितना डिफॉर्म होता है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। भाई देखो, मैं बार बार बोल तो रहा हूँ कि डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन, पर उसे नापे कैसे? उसको नापने का कोई तो तरीक़ेकार होना चाहिए ना। तो उसको नापने का तरीक़ेकार होता है स्ट्रेन। वो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जब फोर्स अप्लाई हुई तो मटेरियल कितना डिफॉर्म हुआ, उसकी शक्ल में कितना फ़र्क आया, उसकी लंबाई में कितना फ़र्क आया, उसके वॉल्यूम में कितना फ़र्क आया। बेसिकली वही मेजरमेंट कहलाती है स्ट्रेन, जो कि आमतौर पे फोर्स अप्लाई करने की वजह से होता है। अगर फार्मूले की बात करें तो आमतौर पे इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूँगा, यानी अगर सिर्फ लंबाई के अंदर फ़र्क आ रहा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ डिफॉर्मेशन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन के अंदर जो है ना वो लंबाई में ही फ़र्क आता है। तो कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पर अगर फार्मूला देखा जाए तो ये जो एप्सिलॉन है बेसिकली इट इज़ द सिंबल ऑफ स्ट्रेन, और ये लिखा हुआ है चेंज इन लेंथ, कि लेंथ में कितना चेंज आया, और ये लिखा हुआ है ओरिजिनल लेंथ या एक्चुअल लेंथ आप कह लो, कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है और एक्चुअल लेंथ कितनी है। यानी कि अगर आपने स्ट्रेन को मेजर करना है तो आसान सा तरीक़ेकार है, उसके लिए आप क्या करें, चेंज इन लेंथ को डिवाइड करा दें एक्चुअल लेंथ के साथ,
तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिफॉर्मेशन मेजर हो जाएगा। और फिर अगर देखा जाए कि इसका यूनिट क्या बनेगा, तो देखो ऊपर भी लेंथ लिखा हुआ है, नीचे भी लेंथ लिखा हुआ है। भाई अगर आप ऊपर वाली लेंथ को मीटर में मेजर करते हो और नीचे वाली लेंथ को ही मीटर में मेजर करोगे तो मीटर से मीटर कैंसिल। अगर आप ऊपर वाली लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हो और नीचे वाली लेंथ को भी सेंटीमीटर में मेजर करते हो तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। कुछ भी हो, यूनिट तो जाहिर सी बात है हमें सेम रखना पड़ता है। सो नतीजे में आप देखेंगे इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा। देयरफॉर हम ये कह रहे हैं कि डिफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस होती है स्ट्रेन के ज़रिए हम लोग नापते हैं, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, अब थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि चेंज इन लेंथ नाप रहे हैं पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। भाई देखो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ख़ास किस्म का स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है जिसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आप देखते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। यानी जब भी टेंसाइल स्ट्रेस होता है तो लंबाई चीज़ों की बढ़ जाती है, तो चेंज इन लेंथ आता है। फिर एक और स्ट्रेस होता है जिसे कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को कंप्रेस कराते हैं, तो मिसाल के तौर पे एक रॉड को अगर मैं यहाँ पे, तो मैंने इस तरीके से फोर्स अप्लाई करी थी ना, इसे टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, जिसकी वजह से लंबाई बढ़ गई। यहाँ पे लंबाई के अंदर इंक्रीज आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करा, अपोजिट डायरेक्शन वाला। यहाँ पे देखा आपने कि हमने दबाने की कोशिश करी सब्सटेंस को, तो नतीजे में जो इसकी लेंथ है वो डिक्रीज हो गई। तो इस स्ट्रेस को कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो एक डायमेंशन के अंदर जब भी आप डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कराते हैं ना, तो आमतौर पे इसी तरीके से या तो लंबाई बढ़ जाती है या तो लंबाई कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इसी वजह से मैं बात कर रहा था चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ की। अब देखो मिसाल के तौर पे हमारे पास दो रॉड्स हैं। एक रॉड ये वाली है जिसकी लंबाई ज़्यादा है और एक दूसरी रॉड है जिसकी लंबाई कम है। इसकी लंबाई मिसाल के तौर पे 5 मीटर नाप लेते हैं, तो उस लिहाज से इसकी लंबाई जो है वो बराबर हो जाएगी 2 मीटर के। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये स्ट्रेच हो जाती है और स्ट्रेच होकर इसकी नई लंबाई 6 मीटर के बराबर हो गई। और जब छोटी वाली रॉड को स्ट्रेच करते हैं तो मिसाल के तौर पे हमने जितना भी स्ट्रेस अप्लाई करा उससे इसकी लंबाई 3 मीटर हो गई। 5 मीटर वाले को खींच के 6 मीटर कर दिया, 2 मीटर वाले को खींच के 3 मीटर कर दिया। अब अगर हम एक बात ऑब्जर्व करें तो इसका चेंज इन लेंथ आ गया 1 मीटर के बराबर और छोटी वाली रॉड का चेंज आ गया 1 मीटर के बराबर। यानी चेंज इन लेंथ तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है। पर जो बात मैंने आपको समझाई ना कि जो स्ट्रेन है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए बताओ कौन सी रॉड में ज़्यादा डिफॉर्मेशन आया, किसकी शक्ल में ज़्यादा फ़र्क आया, कौन सी ज़्यादा डिफॉर्म हो गई, तो उसको आप स्ट्रेन के ज़रिए समझ सकते हैं। कैसे, पहले वाले को देखो, चेंज इन लेंथ 1 आया और एक्चुअल लेंथ कितनी थी, एक्चुअल लेंथ थी बराबर 5 के। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 5 ये बराबर होता है 0.2 के बराबर। ठीक है, तो इसमें जो भी स्ट्रेन आया वो 0.2 आया, विदाउट एनी यूनिट आता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ कितना था, चेंज इन लेंथ आया 1 के बराबर। एक्चुअल लेंथ कितनी थी, एक्चुअल लेंथ थी 2 के बराबर। सो 1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 0.5। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो है वो स्ट्रेन ज़्यादा आया है और यहाँ पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है वो कम प्रोड्यूस हुआ है। बात समझ में आई? भाई ज़्यादा फ़र्क किस में आएगा, 2 मीटर की रॉड थी और वो बढ़ के 1 मीटर हो गई, यानी कि उसमें चेंज 1 मीटर का आ गया, वो 3 मीटर की हो गई। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि वो तो 50% मैंने उसकी लंबाई बढ़ा दी। भाई खुद ही 2 मीटर थी पहले से और मैंने फोर्स अप्लाई करके उसको 3 मीटर कर दिया, तो तकरीबन 50% तो मैंने उसकी लंबाई बढ़ा दी। तो उधर ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस रॉड, क्योंकि ये तो पहले ही बड़ी थी, 5 मीटर की थी, तो उसमें 1 मीटर का फ़र्क आ गया, तो वो इतना ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होगी, इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा जितना कि आपको ये 2 मीटर वाली में आएगा। दैट्स वाई जब हमें स्ट्रेन नापना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे मालूम करते हैं पर यूनिट लेंथ, यानी ओरिजिनल लेंथ के साथ डिवाइड करते हैं चेंज इन लेंथ को। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्यों हम स्ट्रेन की बात करते हैं ना। अब एक एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान का एक रिलेशन समझते हैं। भाई देखो मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो एक स्प्रिंग को एक हमारे पास एक आयरन स्टैंड है, उससे मैंने यहाँ से लटकाया हुआ है, कुछ यहाँ पे वज़न हैंग किए हुए, ये एक स्केल भी लगाया हुआ है ताकि आपको नज़र आए कि जितना मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके मुताबिक यहाँ तक जो है वो मौजूद है। अब एक बात नोटिस करोगे कि अगर मैं वज़न बढ़ाता हूँ तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ने की वजह से जो स्प्रिंग है वो ज़्यादा खींचेगा। देखो कैसे ज़्यादा हो गया, क्यों, अगर फॉर एग्जांपल मैंने वज़न बढ़ाया
तो स्ट्रेस बढ़ा और स्ट्रेन बढ़ने की वजह से स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, वज़न बढ़ाया तो स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ाने की वजह से स्प्रिंग ज़्यादा खिंच गया, स्ट्रेन ज़्यादा आ गया, वज़न और बढ़ाऊंगा और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, वज़न और बढ़ाऊंगा और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। तो एक बड़ी सिंपल सी बात जो यहाँ पर आपने समझनी है, अगर हम इन दोनों का रिलेशन आपस में बनाएं और बात को मैथमेटिकली समझें तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कैसा रिलेशन आपको नज़र आ रहा है। स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ा के कम हो गया, इस बात को आप याद करो। तो सिंपल सी बात हमने ये देखी कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाते चले जा रहे हैं स्ट्रेन भी क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। स्ट्रेस ज़्यादा स्ट्रेन ज़्यादा, स्ट्रेस कम स्ट्रेन कम। आप यहाँ से वज़न को कम कर दो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग ऊपर चला जाएगा, वज़न कम स्प्रिंग ऊपर। तो इनका रिलेशन ना डायरेक्ट चलता है एक ख़ास लिमिट तक। कौन सी लिमिट तक चलता है? ये चलता है अंडर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक ये फॉलो करते हैं, ठीक है। हुक्स लॉ ओबे होता है, इसका एक दूसरा नाम भी है हुक्स लॉ, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ की एक फॉर्म तो आपने F=kx की फॉर्म में देखी होगी, और यहाँ पर जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की फॉर्म में। तो आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है और आता है एक कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया स्ट्रेन। और अगर रीअरेंज करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो है वो हमेशा किसके बराबर आता है? कांस्टेंट के। यानी कि जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कब तक होता है? जब तक हमारा जो स्प्रिंग है वो इलास्टिक लिमिट में रहता है, ठीक है। क्या मतलब? भाई आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, खिंच जाएगा, फोर्स हटाओगे वापस आ जाएगा, फिर स्ट्रेच करोगे, फोर्स हटाओगे वापस आ जाएगा। लेकिन एक ख़ास स्ट्रेस के बाद वो वापस नहीं आता, सही है। तो अगर वो वापस नहीं आता तो इसका मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इनका रेशो याद रखिएगा बच्चों, कांस्टेंट रहता है। आप जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इलास्टिक लिमिट समझ में आ गया ना? इलास्टिक लिमिट से मुराद स्ट्रेस की एक ख़ास हद है, उस हद से अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो फिर स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन नहीं करता, उसमें से इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, ओके। तो जब तक इलास्टिक लिमिट में है तब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी। सो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस स्ट्रेन और उनके रिलेशन समझा। आई होप मुकम्मल तौर पे बात समझ में आ गई होगी। अब करना यह है कि आपने इस टॉपिक को याद करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली, और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।